चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपोकैलीमिया। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है? होता है 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। याद रखना, अभी जो हमने कैल्शियम वाला पढ़ा था ना, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया, वहाँ पे जो हमने 8 to 10 जो नॉर्मल वैल्यूज़ बात करी थी वो हमने मिलीग्राम पर डेसीलीटर में बात करी थी। ठीक है, सो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना, जो भी यूनिट तुम्हें ज़्यादा सही लगती हो, मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो या फिर मोल वाली हो, इक्विवेलेंट वाली, वो तो उस हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने मिली इक्विवेलेंट वाले में बताया। अगर तुम कैल्शियम का भी उसमें याद रखना चाहते हो तो 2 से 2.5 मिली मोल पर लीटर है। ओके, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, यूनिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चलो तो ओके, सो बेसिकली हाइपोकैलीमिया कब होगा? ये चीज़ ऑब्वियस हो गई कि जब भी 3.5 या 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर वैल्यू कम होगी पोटेशियम की सीरम में तो हाइपोकैलीमिया है। अब हाइपोकैलीमिया के कॉजेज़ क्या क्या है? तो पहला है इंक्रीज लॉस। ठीक है, या तो जीआई लॉस इंक्रीज हो गया हो या फिर रीनल लॉस इंक्रीज हो गया हो। अब रीनल लॉस किस किस फॉर्म में हो सकता है? डायूरेटिक्स कि पेशेंट अगर डायूरेटिक थेरेपी ले रहा है, या फिर हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। ओके, दूसरा क्या है? रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस या फिर कुशिंग सिंड्रोम। इन सब में जो एक्सक्रीशन है सोडियम का वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है जीआई लॉस। तो जीआई लॉस में क्या है? डायरिया, वॉमिटिंग, ठीक है, या फिर लैक्सेटिव का यूज़। डायरिया, वॉमिटिंग या लैक्सेटिव का यूज़। ठीक है, तो या तो बॉडी से जो पोटेशियम है उसका लॉस ज़्यादा हो गया। दूसरा क्या है कि इनटेक ही कम है उसकी, डिक्रीज इनटेक। तो उसमें क्या है? डाइट्री कॉजेस आ जाएंगे। देखो, नॉर्मल पर्सन में जो है उसमें डाइट्री कॉजेस नहीं होते। ठीक है, बेसिकली जो डिक्रीज इनटेक वाला फैक्टर है वो नहीं होता नॉर्मल बॉडी में, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, हम जो नॉर्मल फूड वगैरह खाते हैं उससे मिल जाती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो माल न्यूट्रिशन का है, उसमें तो तुम सारे ही वाइटामिन वगैरह या इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कोई फूड इंटेक कर ही नहीं रहा है, एनोरेक्सिया का है या फिर अल्कोहलिज्म का पेशेंट है, एक अल्कोहलिक है, तो इन केसेस में इंटेक जो है पोटेशियम की वो कम हो जाती है। ठीक है, वो कम हो जाती है। अल्कोहलिक का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो अल्कोहल है वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी की एनर्जी डिमांड है वो मीट कर देता है। तो इसलिए जो अल्कोहलिक्स होते हैं वो खाना पीना नहीं खाते, क्योंकि उनको इसी से कार्ब्स वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि एनर्जी डिमांड उनकी मीट हो जाती है। इसलिए फिर क्या है, उनकी बॉडी में सारे मालन्यूट्रिशन के सिम्टम्स आने लगते हैं, उनकी बॉडी में विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। और तीसरा क्या है? शिफ्ट, इंट्रासेलुलर शिफ्ट। सो बेसिकली हमें पता है जो पोटेशियम होता है वो सेल के बाहर होता है और सोडियम सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर ये पोटेशियम अंदर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाए तो सीरम में क्या है, मतलब इसकी जो कमी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। तो इंट्रासेलुलर शिफ्ट ये किन केसेस में हो सकता है? एल्कोलॉसिस के केसेस में। एल्कोलॉसिस चाहे कोई भी हो, मेटाबॉलिक एल्कोलॉसिस या फिर रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस। इसमें दूसरा क्या है? इंसुलिन। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, तो उससे भी क्या है, जो इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम होना शुरू हो जाता है। पोटेशियम का सीरम लेवल कब आता है? और तीसरा क्या है? एक्सेसिव एक्सरसाइज। ये हो गया। तो ये हो गया कॉजेज़। कॉजेज़ में तुमने 3 चीज़ें देखी थी, डिक्रीज इनटेक, इंक्रीज लॉस और लास्ट वाला इंट्रासेलुलर शिफ्ट। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, जो पोटेशियम है
वो भी तुम्हें पता है नर्व कंडक्शन कराता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो अगर पोटेशियम कम है तो वो चीज़ें नहीं होंगी, तो मसल क्या हो जाएगी, मसल वीकनेस, टेंडन रिफ्लेक्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, पैरालिटिक इलियस, मसल्स का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, तो रैप्टो मायोलाइसिस, और हार्ट के कंडक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, तो पैल्पिटेशन, एरिथमिया, ये सब। ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। ईसीजी पे अगर हम देखें तो क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि ईसीजी में तो बेसिकली याद रखने के लिए इसमें ये क्या है कि हर ईसीजी में जितनी भी वेव्स होती है ना, पी क्यू आर एस टी, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो ऐसे याद रख लेना। सब में पी वाले में नहीं था, वो शायद किसी और में था, सॉरी वो वाला भूल जाना जरूरी होना। तो ईसीजी में क्या है, फ्लैटनिंग एंड इन्वर्जन ऑफ टी वेव्स। ठीक है, जो हमने हाइपर कैलीमिया पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो टी वेव है वो कैसे हो रहे हैं, हाइपर एक्यूट हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, जो टी वेव होंगे या तो फ्लैट होंगे या फिर इन्वर्स होंगे। ओके, तो ये पहला। दूसरा क्या है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। ओके, एसटी सेगमेंट जो है बेसिकली एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है, लेकिन इसमें क्या है, उसका डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है यू वेव अपीयरेंस। अब ये यू वेव क्या होती है, नॉर्मली जो हमारी वेव्स होती है पी क्यू आर एस, ठीक है, और ये टी। तो अगर तुम्हें टी के बाद भी कोई वेव दिख रही है तो वो क्या है, वो यू वेव कहलाती है। ओके, जो नेक्स्ट पी से स्टार्ट होने से पहले और टी के बाद अगर कोई वेव दिख रही है तो वो यू वेव है। तो ये बेसिकली हाइपो कैलीमिया इंडिकेट करती है। और चौथा क्या है इसमें, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, लेकिन अब इसको क्यूटी ना कहकर क्यू यू इंटरवल कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रोलॉन्ग मतलब, ठीक है, क्यू यूजली जो क्यूटी इंटरवल होता है क्यू के स्टार्ट होने से टी के एंड होने तक होता है, बट अब इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, क्यू के स्टार्ट होने से यू के एंड होने तक। सो ये जो पूरा क्यू यू इंटरवल हो गया वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। सो बेसिकली वही है, जो पी वेव है, पी वेव को छोड़ के तुम्हें हर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। ओके, तो ये हो गए इसके ईसीजी चेंजेस। इन्वेस्टिगेशंस में तुम क्या कराओगे, तो सीरम पोटेशियम लेवल चेक करोगे। ओके, इसके अलावा जो जितने भी तुमने कॉजेस पढ़े, जैसे एल्कोलॉसिस वगैरह एक कॉज था, तो तुम उसका सीरम बाइकार्बोनेट लेवल भी चेक करोगे, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें चेक करोगे। और क्योंकि कॉज एक यूरिनरी एक्सक्रीशन भी था, रीनल लॉस भी था, तो यूरिन पोटेशियम लेवल भी चेक करोगे कि यूरिन में लॉस तो नहीं हो रहा। और ये जो यूरिनरी पोटेशियम लेवल है ना, ये बेसिकली तुम्हें हेल्प करेगा रूल आउट करने में कि जो डिफेक्ट है, मतलब कॉज जीआई कॉज है या फिर रीनल कॉज है। ठीक है, तो अगर तो यूरिन पोटेशियम लेवल ज़्यादा आ रहा है, यूरिन पोटेशियम लेवल जो तुम्हारा अगर ज़्यादा है तो कॉज क्या है, रीनल कॉज। और अगर यूरिनरी पोटेशियम लेवल तुम्हारा कम आ रहा है तो कॉज क्या होगा, और जीआई कॉज। सो बेसिकली हाइपोकैलेमिया में तुमने अगर ये चेक कर लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यूरिन में एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है या फिर वॉमिटिंग, डायरिया, इनकी वजह से, लेग्जेटिव वगैरह की वजह से पोटेशियम कम है। अब ये यूरिनरी पोटेशियम लेवल होना कितना चाहिए, तो 20 मिलीग्राम पर इक्विवेलेंट के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, 20 से कम होगा, लो होगा, और इसमें क्या है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, और ईसीजी तो तुम कराओगे ही इन्वेस्टिगेशन में, उसमें तुम्हें टी वेव इन्वर्जन, एसटी डिप्रेशन, प्रोलॉन्ग
यू इंटरवल, अपीयरेंस ऑफ यू इंटरवल, ये सब तुम्हें दिख जाएगा। ओके, ट्रीटमेंट में वही है कि कॉज को ट्रीट करोगे तुम, ओरल सप्लीमेंट्स दोगे और वरना आईवी सप्लीमेंट्स, आईवी पोटेशियम दोगे, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जो तुमने कॉजेज पढ़े वही आ जाएंगे, कार्डियक अरिथमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस। तो ये था तुम्हारा हाइपोकैलेमिया। ओके, कुछ पूछना है तो बता दो।